हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्विक फॉर्मूला रिवीजन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम से। देखिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम के लिए आप क्या बोलोगे कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस में जितना भी टोटल चार्ज है, किसी भी एनक्लोज सरफेस में जितना भी टोटल चार्ज है और वहां की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, है ना, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन, उसका जो रेशो है वो हमें क्या देगा, वो हमें उस एनक्लोज सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ई इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ये गॉस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट है। फिर हम आगे इसके क्या बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि गॉस थ्योरम में जैसे हम कोई एक डायग्राम देख लें। ये डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर, ये डायग्राम है। इसमें देखोगे आप, इस एनक्लोज सरफेस में देखोगे +2 चार्ज है, -q चार्ज है, एक बाहर भी रखा हुआ है +3q चार्ज। तो इसके लिए गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो फाई ई कितना आएगा, वो आएगा 2q -q, तो 2q -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 3q चार्ज काम नहीं आएगा क्योंकि ये आउटसाइड है, तो इसको काम में नहीं लेंगे, है ना। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे गॉस थ्योरम काम में लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। बस ध्यान रखना है कि बाहर वाला जो चार्ज है उस सरफेस के, वो काम में नहीं आता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे इसके कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से होता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से होता है। इसमें फर्स्ट रहता है यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा लैम्डा का, कूलम अपॉन मीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है सरफेस पर, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ था, एक लाइन पर था। अब अगर हम बात करें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक सरफेस पर है, तो उस केस में यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर हम चार्ज को किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे इस रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो और फॉर्मूला Q बाय V, चार्ज अपॉन वॉल्यूम यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन मीटर क्यूब। तो हमने 3 तरीके के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली। और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी के लिए, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही टाइप्स हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या है। तो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रोड। हमारे पास एक रोड है, इनफाइनाइट लेंथ की रोड है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और जब इससे, इस रोड से r डिस्टेंस पर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है E परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई r, जहाँ k वही कूलम कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, r इस रोड से ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर E पैरेलल 0 लिखा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर टू द क्या आ रहा है, रोड आ रहा है, ठीक है। इसलिए E परपेंडिकुलर का वैल्यू तो 2 का लैम्डा बाई r है, और E पैरेलल का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका। नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, ठीक है। अब इसकी वजह से आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आता है यहाँ पर, वो आता है फॉर्मूला E इक्वल्स टू KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास E एक्सिस का फॉर्मूला है, ये E एक्सिस का, एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है, एक्सिस है इसका, तो इस पर जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट कहां पर है, सेंटर पर है, तो जो x आपने लिया था वो तो 0 हो गया। तो जैसे आप यहाँ x के 0 रखोगे तो E सेंटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E सेंटर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो E सेंटर कितना रहता है, 0 रहता है। फिर हम क्या बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम रहेगा वो किन पॉइंट्स पर रहेगा। ये रिंग है, इस रिंग से
आर बाय रूट टू माइनस की तरफ और आर बाय रूट टू प्लस की तरफ अगर हम ले लें एक्स की जो वैल्यू है, अगर आर बाय रूट टू इधर रखें या मतलब माइनस आर बाय रूट टू पर बात करें या प्लस आर बाय रूट टू पर बात करें, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट दीज पॉइंट्स। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, और शीट कैसी है, थिन शीट। तो थिन शीट जो चार्ज है उसकी वजह से हम क्या देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर आप इसमें ध्यान देना कि शीट है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, बिल्कुल यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो सिग्मा तो आना ही है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ हम E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप, और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और ये एन कैप जो है वो इस शीट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये देखो एन कैप यहाँ रिप्रेजेंट भी करा गया है, शीट के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्लियर हो रही है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आर नहीं आ रहा, इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट पर मतलब कितनी भी डिस्टेंस पर बात कर लो फॉर्मूला यही रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। और अगर ग्राफ कभी आ जाए इसमें ई और आर का, तो ई और आर के ग्राफ के लिए क्या बोलोगे, इस केस में डिपेंड ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर में डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक आर्क है भाई। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक आर्क है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाय 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाय 2। अब ये थीटा क्या है भाई, ये थीटा पूरा ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में थीटा बाय 2 काम में आएगा। अब अगर मान लो कि ये इस तरीके से हो, देखो सेमी सर्कल हो, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये पूरा ये होगा पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का बाय 2 करना है आपको, तो यहाँ साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे साइन 90 डिग्री हुआ तो बना गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर। तो हमारे पास इस केस में इस सेमी सर्कल वाले केस में क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। ये देखो सेमी सर्कुलर रिंग वाले केस में E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। और अगर मान लीजिए पूरा सर्कल होता तो थीटा कितना हो जाता, सोचो, थीटा हो जाता आपका 2 पाई। तो थीटा जैसे 2 पाई हो गया, 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई का हाफ हो जाएगा आपका पाई। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है भाई 0। तो फाइनली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट रिंग ड्यू टू सिमेट्री ई सेंटर 0 हो गया, क्योंकि कंप्लीट सिमेट्री के लिए थीटा ध्यान रखना, 2 पाई हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, उसका हाफ करोगे तो यहाँ हाफ करते आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू जो होती है या साइन 2 पाई की वैल्यू की बात करें वो भी 0 होता है। फाइनली हमारे पास ई सेंटर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, देखिए इसके बाद आप बात करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या बोलोगे, हमारे पास दो चार्ज है भाई, हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है हमारे पास Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर टू चार्जेस, मतलब एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है Q1 और Q2 है, उसके लिए ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर मान लो एक सिस्टम है जिसमें तीन चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो इस तरीके से देखो Q1 Q2 Q3। अब यहाँ जो ये एक पेयर बन रहा है Q1 Q2, एक पेयर ये बन रहा है हमारे पास Q2 Q3, एक पेयर ये बन रहा है Q1 Q3। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। फिर ऐसे बनेगा प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये फॉर्मूला हमारे पास U का आएगा। अब आप सोच सकते हो कि अगर मान लो चार चार्ज हो तो सर इसमें क्या बनेगा, मान लीजिए चार चार्ज है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितनी टर्म्स काम में लें, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है टर्म्स के लिए, कितनी टर्म आ रही है, जैसे यहाँ तीन आई, 1 2 3, तो यहाँ टर्म के साथ n-1/2 वाले फॉर्मूले से आप पता कर लो n नंबर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे कितने चार है, यहाँ रखो 4 तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 6। अब अगर आप मान लो इसको ये ध्यान नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, चार बना के छोड़ दोगे। इसमें डायगोनल भी लेना है, ये वाला और ये वाला भी आएगा, तो टोटल टर्म्स हो गए 6। ठीक है, तो कभी इस तरीके से 4 चार्जेस के लिए आ जाए तो आप ध्यान रखना K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R14 और ऐसे ही प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 और ऐसे ही प्लस K
Q1 Q3 अपॉन R13, तो 6 टर्म आएगी इसमें, ठीक है। 4 चार्जेस के लिए मैंने बता दिया, हिंट कर दिया, आप कवर कर लोगे, और अगर और चार्जेस बढ़ जाएंगे तो फॉर्मूला है, टर्म्स है, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। फिर देखें आगे बात करते हैं इसमें। देखिए अब है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहता है वो हायर पोटेंशियल टू क्या रहता है, लोअर पोटेंशियल रहता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए अब हम यहाँ बोलेंगे कि भाई ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्फेरिकल। देखिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो जैसे ये स्फेयर ड्रॉ करा हुआ है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, V1 होगा, इस पॉइंट पर भी क्या होगा, V1। ऐसे दूसरा वाला जो स्फेयर है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसे होगा, ऐसे प्लेन वे में होगा। कैसे होगा, प्लेन वे में। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, V1। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, V2 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, इस तरीके के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बात करी है लाइन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इसके लिए आप देखिए V1 है, इसके लिए देखिए V2 है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज जो है, जब दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज नियरेस्ट रखे होते हैं तो सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 पॉइंट पर बात करेंगे, यहाँ पर एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर। तो एक्सियल पर क्या होगा, एक्सियल पर जो रहता है वैल्यू ई एक्सियल रहता है 2 kp अपॉन r3, ठीक है। इस पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बात कर रहे हैं पहले अपन, 2 kp अपॉन r3। और ई एक्सियल को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 kp वेक्टर अपॉन r3 डॉट r कैप। यहाँ पे अपने कंडीशन लिए r ग्रेटर a है। अब ये r क्या है भाई, r जो होता है इसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। और एट इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इस एक्सियल लाइन की, ये हमारे पास क्या है, -q + q है, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, एक्सियल लाइन कहलाएगी। और इसके सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो होगा E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू kp अपॉन r3। मतलब जस्ट हाफ हो गया। जो एक्सियल लाइन पर था, एक्सियल लाइन पर जो भी फॉर्मूला है या जो भी वैल्यू है, जस्ट हाफ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर। फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा -kp वेक्टर अपॉन r3 डॉट r कैप। माइनस ये बता रहा है डायरेक्शन जो रहेगा इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो अपोजिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों में रिलेशन। देखिए दोनों में रिलेशन अपन ने पहले ही बोल दिया कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जस्ट डबल है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, या इक्वेटोरियल पर हाफ है एक्सियल का। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पर अगर हम देखें किसी भी, जैसे ये एंगल अगर मान लो थीटा है, जनरल पॉइंट पर अगर हम बात करें तो उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू kp अपॉन r3 रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसके आगे बात करेंगे भाई, ठीक है। तो आज जो हमने कंप्लीट करा वो यहां तक कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।